जी स्टूडेंट्स, moving on towards question number 9. DC Fragrance intends to purchase new fragrance mixing equipment for a $2,45,000 initial investment. यहाँ पर क्या दे रहा है? Initial investment सवाल में दी जा रही है. The equipment generates an annual after-tax cash inflow of $68,500 for 5 years, जो कि आपको उसके रिस्पेक्टिव दे दिए गए हैं कैश इनफ्लोज. ऑप्शन ए है to determine the net present value of the equipment assuming that the firm has a 15% cost of capital. Is the project acceptable? दो बातें पूछ रहे हैं. पहले पूछ रहे हैं आपने उसकी NPV निकालनी है, देन पूछ सके प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. अच्छा, हम जानते हैं कि हमें कैसे निकालनी होती है NPV, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है उस चीज़ को. डिफरेंस मैंने यही है कि मैंने जो आपके साथ टेबल शेयर किया था, मैं उसी टेबल के जो डिस्काउंट फैक्टर्स हैं उसके ज़रिए बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो. आई मीन फॉर योर कन्वीनियंस, अदरवाइज़ आपको निकालनी आती है प्रेजेंट वैल्यू. तो मैंने लिखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, कैश इनफ्लोज ये हैं और एन आपका 5 है. हमें क्या निकालना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो ये 5 साल हैं, 5 सालों में सेम कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है. मैंने क्या किया है कि मैंने टेबल जो शेयर किया था उसमें चूँकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, तो मैंने 15% वाला कॉलम खोला है और आगे देखें तो नंबर ऑफ़ ईयर्स मेंशन थे 1 2 3 4 5. तो मैंने 5 साल तक के डिस्काउंट फैक्टर्स को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है अंडर 15%. और जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस डिस्काउंट फैक्टर का मैंने मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिव कैश इनफ्लो से. दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, लाइक दिस. ये आ गई प्रेजेंट वैल्यूज़ और जब सम किया तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लोज. अब मुझे निकालनी है NPV, तो सिंपली हम डिफरेंस ले लेते हैं और मैंने जब वो डिफरेंस लिया है तो ये नेगेटिव आया है. ठीक है, और हम जानते हैं कि जब भी लेस दैन ज़ीरो हो तो हमारे लिए प्रोजेक्ट वायबल या सूटेबल नहीं होता. तो इन दिस केस दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट वायबल बिकॉज द फैक्ट इज़ दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ लेस दैन ज़ीरो, इट इज़ शोइंग अ नेगेटिव साइन. अच्छा, ये तो मैंने सॉल्व उस तरीके से किया है, लेकिन कोई मसला नहीं है. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दैट टेबल तो प्रॉब्लम नहीं है. आप सिंपली हर साल वो कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू से पहले करते हुए आ रहे हैं, जिसे हम जानते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंडर, जो मैंने सॉल्व भी करवाया था क्वेश्चन आपको उस तरीके से. आप उस तरीके से कर लें, चॉइस इज़ योर्स. ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए, वैसे कम ही आता है लेकिन अगर आ जाए जहाँ 15 ईयर से 20 ईयर से डेटा प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ मुश्किल हो जाता है कि आप बहुत टाइम लगता है कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं उन वैल्यूज़ को. तो इन दैट केस यू कैन यूज़ टेबल. अदरवाइज़ 5 सालों के लिए टेबल की ज़रूरत नहीं होती है. 5 साल तो वैसे इंसान फटाफट से कर लेता होता है. ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो मैं भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ. वो अभी उसमें एक दो चीज़ें मिसिंग हैं, मतलब जो हमें भी करनी है डिस्कस बाद में. थोड़ा पहले ज़रा सिंपल चीज़ें पहले सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 मेरे सामने है. Hook Industries is considering the replacement of one of its old drill presses. 3 alternative replacement presses are under consideration. The relevant cash flows associated with each are shown in the following table. The firm's cost of capital is 15%. यहाँ पर 8 साल मौजूद हैं. 3 प्रेसेस हैं A, B और C. तीनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट मौजूद है ये रही और तीनों के रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज हैं. A के 8 ईयर्स तक है और कांस्टेंट अमाउंट है. B के अनइवन अमाउंट्स हैं और 6 ईयर्स तक हैं और C के भी अनइवन ही हैं. ठीक, ऑप्शन ए जो कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रेस, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं. आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे कन्वर्ट कर लें इंटू प्रेजेंट वैल्यू या आप जो टेबल से डिस्काउंट फैक्टर्स हैं वहाँ से कर लें. अभी हम क्या निकालें? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रेस. फिर है यूजिंग NPV कैलकुलेट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच प्रेस. बताना क्या है एक्सेप्टेबिलिटी. तो अगर दो, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया इसको भी. लेट्स से अगर A और C दोनों के आंसर पॉजिटिव आते हैं तो हम कहेंगे दोनों एक्सेप्टेबल हैं. एक्सेप्ट करना या नहीं करना बात की बात है, एक्सेप्टेबल जोन में आना इसकी बात हो रही है. ठीक, तो जिस इसका भी आंसर पॉजिटिव है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा.
सी है रैंक द प्रेसेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट यूजिंग NPV। हमने नंबरिंग करनी है बेस्ट टू वर्स्ट, जिसकी NPV सबसे ज़्यादा होगी उतना बेहतर होगा, ठीक, जिसकी कम होगी उतना वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो जिसका आंसर मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है उसको रैंक 1 कर दें, ठीक, जिसका आंसर उससे कम आया उसे रैंक 2 कर दें, जिसका आंसर सबसे कम है उसे रैंक 3 कर दें। ऑप्शन डी है जी कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रेस। अब एक नई टर्म आई है जो कि ज़्यादा रेलिवेंट ही है, इसके NPV की से थोड़ा बहुत इसका मिलता जुलता काम ही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते कैसे हैं? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। NPV में हम इनका डिफरेंस ले रहे थे, जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखना है तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। इफ़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेबल, सेम NPV वाली बात है, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 1 तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अब आपने चूँकि इसके प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल ली होंगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आप खुद से निकाल लेंगे। ई है जी रैंक द प्रेसेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि अब आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक रैंकिंग करनी है बेस्ट टू वर्स्ट। हो सकता है आपके आंसर डिफरेंट है, हो सकता है सेम मतलब वही कैटेगरी फॉलो हो, तो आपने अपने आंसर्स के बिहाफ पर बेसिस पर कैटेगरीज देनी है, यानी कि जिसका आंसर सबसे अच्छा आ रहा है वो आपके लिए नंबर 1 होगा, फिर नंबर 2 एंड नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे सामने। Mavis Chen is currently a financial controller of a listed company and has researched the financial pros and cons of enrolling in a 1-year executive MBA program at her local university. The tuition and books for EMB program will involve an upfront cost of $67,000, यानी कि सिंपल ही बात है कि ये जो से पैसे खर्च होंगे अपफ्रंट कॉस्ट है, तो ये हमारे लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रोल प्ले करेगी। If she enrolls in the EMBA program, Mavis will quit her current job which pays $86,000 per year after taxes. यानी कि उसको एक तो कॉस्ट बियर करनी है 67,000 की, और उसके साथ साथ जहाँ वो जॉब कर रही है वो जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। जब वो जॉब छोड़ेगी तो उसकी अर्निंग ज़ीरो हो जाएगी। वो लिखता है जी फॉर सिंप्लिसिटी ट्रीट एनी लॉस्ट अर्निंग्स एज पार्ट ऑफ द अपफ्रंट कॉस्ट, यानी कि जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या बनेगी 67,000 प्लस 86,000। एक वो कॉस्ट है जो वो इनकर कर रही है, खर्च कर रही है, और दूसरी वो जो इनकम जो वो मतलब मिस कर रही है, लूज़ कर रही है, वो भी तो कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा ना। तो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में दोनों फिगर्स को ऐड करके लिखना है, राइट। ऑन एवरेज a person with an EMBA degree earns an extra $48,000 per year after taxes over a business career of 40 years, यानी कि उसको ये कैश इनफ्लो आ रहा होगा, तो ये कैश इनफ्लो है। Mavis believes that her opportunity cost of capital is 5%, ठीक, given her estimates find the net present value of entering this EMBA program, are the benefits of further education worth द एसोसिएटेड कॉस्ट। तो पहले आपने क्या निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब वो निकल आएगी फिर आपने डिसाइड करना है कि क्या ये वर्थेबल है भी कि नहीं है। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव है अगेन, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ जी शी शुड गो फॉर एंड शी शुड ऑफ द डिग्री ऑफ EMBA। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप कह देंगे कि नहीं, उसको अपनी करंट जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए और अभी इस प्रोग्राम में उसको एनरोल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे सामने है। नील कॉर्पोरेशन हैज़ 3 प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। द कैश फ्लोज फॉर ईच प्रोजेक्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। द फर्म हैज़ a 16% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये 5 साल का डेटा है और 3 प्रोजेक्ट्स हैं ABC, और तीनों के आगे से रेलिवेंट कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। 40, 40 एंड 40 सेम है। कैश इनफ्लोज तीनों के डिफरेंट हैं। हमने क्या निकालना है यहाँ पर, कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड। अब अगर मैं रिकॉल करूँ पे बैक पीरियड को तो मुझे माइंड में क्या आता है, क्या फॉर्मूला था उसका,
विच प्रोजेक्ट इज़ प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। पहले हमें निकालना है पे बैक पीरियड। तो अगर उसका फॉर्मूला ज़ाहिर हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जहाँ हम डिवाइड करते हैं आपको जो भी कैश इनफ्लोज होते हैं और उसको विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो पूछ रहा है विच प्रोजेक्ट इज़ प्रेफर्ड। अब यहाँ पर ना इस सवाल में कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ। जो शुरू वाले हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ हमने कहा था ना स्टैंडर्ड है ये कि कंपनी की ये लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इस क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड या कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। तो अगर कोई क्राइटेरिया मेंशन ना हो, इन दैट केस जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा हम उसको चूज़ कर लेते हैं, राइट। यानी कि अगर पे बैक पीरियड ए बी सी में सी का सबसे कम आता है तो यू विल से कि सी को चूज़ कर लें, ठीक। तो मतलब ही क्या है पे बैक पीरियड का कि नंबर ऑफ़ ईयर्स इन विच यू गेट बैक योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जितने कम सालों में पैसा रिकवर कर लेंगे उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा साल लगेंगे उतना आपके लिए अनफेवरेबल अनसूटेबल होता है, ठीक। ऑप्शन बी है जी कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू विच प्रोजेक्ट इज़ प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। यानी कि एक ही सवाल में पे बैक पीरियड भी है और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी है। तो अब आपने निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले आपने कन्वर्ट करना है फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में, फिर उसको ऐड कर लेना है, देन डिफरेंस लेना है प्रेजेंट वैल्यूज़ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, तो यू विल गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब विच प्रोजेक्ट इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, एक्सेप्टेबल जोन में तब आता है आपका आंसर ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब फॉर एग्जांपल तीनों का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर आपने चूज़ तो कोई एक करना होता है ना। तो इन दैट केस जिसके आंसर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, यू विल चूज़ दैट प्रोजेक्ट। सी है जी कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स इन पार्ट्स ए एंड बी एंड रिकमेंड द बेस्ट प्रोजेक्ट। हमने दो तरीके यूज़ किए ना, एक हमने ए पार्ट में हमने डिस्कस किया है पे बैक पीरियड और हमने कोई रिकमेंडेशन दी है, बी में किया नेट प्रेजेंट वैल्यू को रिकमेंडेशन दी है। अब हो सकता है कि आपकी रिकमेंडेशन सेम हो, यानी कि हो सकता है कि दोनों केसेस में एक ही प्रोजेक्ट को रिकमेंड किया जा रहा हो, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की रिकमेंडेड जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट हो। तो अब आपने उसको कमेंट करना है जो भी आपकी फाइंडिंग्स ए और बी में आई हैं, और अगर लेट से दोनों का सेम आ रहा है रिकमेंडेड तो यू विल से कि हाँ जी यही वाला बेहतर है। लेकिन अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि पे बैक पीरियड के अंडर प्रोजेक्ट ए आ रहा था और एनपीवी में बी आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो पे बैक पीरियड होता है वो एक बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है और बहुत छोटी फर्म्स के लिए सूटेबल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा सा एक एडवांस एक स्टेप अहेड है। तो अगर हमें दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो मेथड को, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल होता है, तो हम फिर उसके वाले आंसर को ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। एंड एक्सप्लेन योर रिकमेंडेशन, तो यू विल टेल कि जी इस वजह से कि हम एनपीवी का जो मेथड है वो हमें ज़्यादा रेलिवेंट फिगर्स दे रहा होता है या प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा होता है, तो हम इसलिए इसको चूज़ कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे सामने है। अज्यूम ए प्रोजेक्ट कॉस्ट $8,60,000 इनिशियली एंड विल जनरेट कैश फ्लोज इन परपेचुइटी ऑफ $3,20,000। अब एक नया सवाल आ गया। पहले वो दे रहा है आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज़ $8,60,000, राइट। उसे लिखा हुआ इनिशियली, और जो कैश फ्लोज है ना वो 5 साल 7 साल 8 साल में नहीं मिलेंगे, जैसे हम पहले सवालों में देखते हुए आ रहे हैं। अब उसने लिख दिया क्लियर कट परपेचुइटी है। अगर मैं रिकॉल करूँ परपेचुइटी को तो उसमें क्या था, जहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं होता, कोई भी एंड डिफाइंड नहीं होता, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम कैश फ्लोज अगर मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं परपेचुइटी। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 12%। ऑप्शन ए जी कैलकुलेट द प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस केस में मैंने सॉल्व कर दिया इस सवाल को। जब परपेचुइटी में हमने सॉल्व करना होता है प्रेजेंट वैल्यू का, तो फॉर्मूला होता है CF डिवाइडेड बाय R। CF वो है जो आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं पीरियोडिकली, तो वो था 3,20,000 डिवाइड बाय 0.12, तो ये आपका आंसर आ गया। NPV निकालनी है तो मैंने डिफरेंस लिया विद इनिशियल आउटले के साथ, तो ये आ गया आपकी NPV, ठीक। ऑप्शन बी है जी मेरे सामने कैलकुलेट द एनुअल ईवा इन ए टिपिकल ईयर। हाँ जी, ईवा है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब क्या आपको एक्चुअली मिल रहा है। अब होता क्या है,
ये भी बहुत हद तक रिलेटेड ही है एनपीवी से, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें हम देखना चाह रहे हैं, मतलब एक और डिफरेंट तरीके से हम जज करना चाह रहे होते हैं। क्यों? जो हम लोग कहते हैं ना कैश इनफ्लोस मिलेंगे, कैश इनफ्लोस आ रहे हैं 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स, हमारी जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट हैं हम उसको तो एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस कैश फ्लो के अंदर जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हम इनकर कर रहे होते हैं हर साल, जो भी हो सकते हैं, वो तो हमने एक्सक्लूड नहीं किए, यानी कि वो ज़्यादा फिगर्स शो हो रही हैं जबकि एक्चुअली आपको पैसे तो कम मिल रहे हैं। तो ईवा इस समहाउ जो ट्रीट कर रहा होता है, मतलब बता रहा होता है कि आपके एक्चुअली कितने पैसे आपको मिल रहे हैं। तो मुझे क्या निकालना है? एनुअल ईवा फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस जो भी आपकी कॉस्ट है। इन दिस केस क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर कॉस्ट कोई भी नहीं है सिवाय इससे कि जो आपने हर साल इंटरेस्ट पे करना होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी आपने की है उसका मतलब क्या है, उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताई हुई है 9%। ठीक, तो ये कैश फ्लोज हैं माइनस इन्वेस्टमेंट थी आपकी 8,60,000, इसका 12% लिया, डिफरेंस लिया तो ये आ गया जी 2,16,800, यानी कि एक्चुअली आपको 320 तो एक ग्रॉस फिगर है, नेट कितना मिल रहा है 2,16,800, और ये है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कि मतलब एक्चुअली ये आपको मिलेगा 320 ज़्यादा फिगर है। ठीक है, कैलकुलेट द ओवरऑल प्रोजेक्ट ईवा एंड कंपेयर टू योर आंसर इन पार्ट ए। अब हमने एक बताया है ना जो एनुअल ईवा कि हमारी एनुअल जो भी हमारी कॉस्ट होती है हम उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। अब एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का बात हो रही है ईवा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल ईवा जो हमने भी निकाल लिया होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो मैंने निकाला तो ये आंसर वही आया है जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत हद तक रिलेटेड है, सिर्फ हम एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको जज कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम काम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, अभी हमने आज तक डिस्कस कर लिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू को। इंशाल्लाह कल से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग ओवर हेयर कि आपके इस मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है, एक है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और एक है कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज। तो अभी हम टेक्निक्स की डिस्कस कर रहे हैं, जिसको 3 टेक्निक्स हैं, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। 2 डिस्कस होंगी, थर्ड हम शुरू कर लेंगे कल से इंशाल्लाह। एंड इसके बाद हमने चलना है कैश फ्लोज के ऊपर भी।